अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम यहाँ पर 21 नवंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ के लिए और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपको मयूर मोगरे सर्च करना है और फॉलो करना है, तो जल्द से जल्द फॉलो कीजिए। आपके लिए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी आपको बताना है। जूम्ड इमेज भी अवेलेबल है, काफ़ी आसान है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में ये वाला जो आर्टिकल है एंटीबॉडीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो इसे हम अच्छी तरीके से देखेंगे, क्या एंटीबॉडीज़ होती है, किस तरीके से काम करती है। उसी के साथ साथ एंटीबॉडीज़ का कितने दिनों तक परिणाम रहता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करें। ये वाला आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला आर्टिकल अगर हम देखते हैं तो काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि इथियोपिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। आसपास उसके क्या परिणाम हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे और उसी के साथ साथ इंडिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इनके बीच के जो रिलेशंस है उसके बारे में भी देखेंगे, जिससे कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव वे में, क्योंकि यहाँ पर इंडिया से कनेक्शन नहीं दिया गया है आर्टिकल में, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखेंगे, जिससे कि हमारा जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये पूरी तरीके से कामयाब हो जाएगा। तो ज़बरदस्त तरीके से इस आर्टिकल को हम देखेंगे। आइडियाज़ पेज और एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया जो है उसने किस तरीके से जो बिडेन है उसके पास जाकर जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए अपना जो एक कंट्रीब्यूशन है ये प्रोवाइड करना चाहिए, इसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जुडिशरी, अब तक जो हमने देखा था पिछले कुछ आर्टिकल्स में, जुडिशरी और बार्बरिज्म जो है उसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे थे। बेसिकली जुडिशरी का क्रिटिसिज्म हो रहा था, बार्बरिज्म जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। जो अर्नब गोस्वामी है उसको बेल मिल जाती है लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिल पाती है। ये सब मुद्दे जो है उसमें उठाए गए थे। अब यहाँ पर उसके फेवर में जो है बात की जा रही है। तो देखिए, फेवर में जब बात की जा रही है तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना है। बार्बरिज्म अगर आपको पूछा जाए, कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। बाकी जुडिशरी जो है इसमें जो यहाँ पर चीज़ें बताई गई है ये हमारे एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीजेपी स्पोक पर्सन के द्वारा बोला गया है, तो बट ऑब्वियस है कि पूरी जो चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल एजेंडा के साथ रहेगी, इसीलिए हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर ये वाला हम आर्टिकल देखते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, हालांकि शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है, तो शॉर्ट में इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी क्या है, तो ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक नई स्टडी जो है पुणे में ये की गई है और उसने रिवील किया है कि नियरली 85% जो लोग हैं वो इन्फेक्टेड फाइंड किए गए हैं नोवेल कोरोना वायरस से। सीरो सर्वे में 85%, समझ रहे हो आप, 85% क्या होता है, मतलब अगर 100 लोग जो है वो अगर पुणे में रह रहे हैं तो 85%, 85 लोग जो है वो यहाँ पर इन्फेक्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस से। अब यहाँ से एक हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिलता है। हर्ड इम्यूनिटी इतने महीनों से हम देख ही रहे हैं।
हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60% जो है वो लोग इन्फेक्ट होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। यहाँ पर 85% जो है वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमने हर्ड इम्यूनिटी जो है वो अटेन कर ली है और अब यहाँ पर जो लोग हैं वो इन्फेक्ट नहीं होंगे? इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि इम्यूनिटी क्या हमें मिल रही है। इम्यूनिटी अगर मिल रही है तो हर्ड इम्यूनिटी अटेन होगी। अगर इम्यूनिटी नहीं मिल पा रही है तो दोबारा लोग जो है वो अगर इन्फेक्ट हो रहे हैं तो काहे की हर्ड इम्यूनिटी, लोग जो है बार बार इन्फेक्ट होते ही रहेंगे। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज इन अदर वर्ड्स अगर हम देखते हैं तो लोग जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं डिसीज के अगेंस्ट में। मतलब एक बार अगर उनको डिसीज हो गया है, दोबारा वो डिसीज जो है वो नहीं हो सकता है। एंटीबॉडीज बन जाते हैं। एंटीबॉडीज मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है, हमारी पर्सनल आर्मी। ये नेसेसरी होती है रिकवरी प्रोसेस के लिए। और एक बार हमारे पास एंटीबॉडीज आ जाती है तो फिर दोबारा वो वायरस जो है हमको इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होती है। लेकिन कुछ एंटीबॉडीज ऐसी होती है कि रिकवर तो हमको कर देती है, लेकिन वो गारंटी नहीं देती है फ्यूचर अटैक से भी। इम्यूनिटी जो है कहाँ से आती है? तो न्यूट्रलाइजिंग या फिर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज जो है इससे हमें देखने को मिलती है। तो यहीं से हमें देखने को मिलता है कि ये क्या है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज अगर हम देखते हैं तो लाइक अदर एंटीबॉडीज, ये क्रिएट होते हैं डिसीज को फाइट करने के लिए। ये और कुछ नहीं बल्कि प्रोटीन्स है। ये जो है स्मॉल सबसेट होते हैं डिसीज स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के, जो जनरेट होते हैं एक बार अगर हम इन्फेक्ट हो जाते हैं तो। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जब हम बात करते हैं तो ये स्पेशल हो जाते हैं, क्योंकि ये एबिलिटी देते हैं कि कुछ वायरस ह्यूमन बॉडीज में जो है फ्यूचर में एनरोल नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में एंटर नहीं कर पाएंगे। बाकी एंटीबॉडीज जो है वो फाइट करने में हेल्प करती है, लेकिन एक बार जो हम इन्फेक्ट हो गए उसमें फाइट करने को हेल्प करती है। वो हमें एक इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाती है। इम्यूनिटी जो है क्या वो परमानेंट होती है? एक बार हमारे शरीर में एंटीबॉडीज आ गई और फिर वो जो इम्यूनिटी हमको मिल गई है कि अब दोबारा जो वायरस है वो हमको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, क्या वो परमानेंट होता है? तो देखिए, कुछ इन्फेक्शंस के लिए परमानेंट हो सकता है। जैसे मैंने आपको डेंगू के बारे में बताया था, तो उसमें परमानेंट इम्यूनिटी दी जाती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें परमानेंटली नहीं मिल पाती है। कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल तब तक हमको इम्यूनिटी मिलती है, तब तक हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो रहते हैं। अगर हम नोवेल कोरोना वायरस की बात करें तो अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया है कि इम्यूनिटी जो है हमें जो मिल रही है वो कितने महीनों के लिए, कितने हफ्तों के लिए, कितने सालों के लिए है, कितने जिंदगियों के लिए है। ठीक है, लॉन्जिटिविटी जो होती है इम्यूनिटी की किसी भी डिसीज के अगेंस्ट में, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो है पेशेंट के अंदर किस तरीके से, कितनी क्वांटिटी में जनरेट हो रहा है। हायर अमाउंट ऑफ अगर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है तो ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। कम अमाउंट ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है तो कम टाइम के लिए प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि वो डिमिनिश हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए काफ़ी डिफिकल्ट है ये बताना कि कितने समय के लिए हमें यहाँ पर इम्यूनिटी जो है वो मिल रही है। अब वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी जो होती है, वैक्सीन में बेसिकली होता क्या है, वही वायरस जो है उसको ट्रीट करके हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। वायरस जो है वो जब हमारे शरीर में जा रहा है तो वो बेसिकली हमको इन्फेक्ट नहीं कर सकता है ना। उस तरीके से उसको हमारे शरीर में डाला जाता है। जब इंजेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमारा शरीर जो है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज क्रिएट करता है और हमें जो इम्यूनिटी है वो मिलती है। मगर अगर ये जो इम्यूनिटी है ये अगर कुछ हफ्तों के लिए ही रहती है तो फिर हर हफ्ते हमें जाकर जो वैक्सीन है वो लेना पड़ेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। इन द केस ऑफ नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें यहाँ पर वैक्सीन जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर वैक्सीन लेने की ज़रूरत पड़ती है अगर हमें यहाँ पर जो वायरस है इन्फेक्ट नहीं करना है तो, है ना। अब यहाँ पर आरती अगर हम देखते हैं, डॉक्टर आरती वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स है पुणे स्टडी की, उन्होंने यहाँ पर इम्यूनिटी जो है उसके बारे में बोला है कि लॉन्गर और बेटर पीरियड के लिए हमें यहाँ पर वैक्सीन से इम्यूनिटी जो है वो मिलती है, क्योंकि वैक्सीन जो है डिज़ाइन की जाती है इस तरीके से कि स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप किया जा सके, जो हाई न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ है वो हम यहाँ पर डेवलप कर सके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इथियोपिया में, और यहाँ पर आप देख सकते हो इथियोपिया हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के वहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इंडियन पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का किस तरीके का रिलेशन रहा है,
चाइना जो है वो किस तरीके से अपना बेस यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है और जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका क्या परिणाम हो सकता है, तो सारी चीज़ों को कॉम्प्रहेंसिव वे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से जल्द कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स के 2 ही लेक्चर्स बचे हैं, पॉलिटी का कोर्स पूरा अवेलेबल है, कंप्लीटली अवेलेबल है। उसी के साथ साथ ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है। बहुत सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसीलिए झोल मत खाइए, डाउनलोड कीजिए। और सब्सक्रिप्शन जो इतने कम इसमें आपको मिल रहा है, मतलब जहां पर बाकी जगह पर आपको 1 महीने का देना पड़ रहा है, उसमें आपको उससे भी कम में आपको 1 साल का मिल रहा है। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एकेडमी ऐप और वीडियोस को, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो अब न्यूज़ बेसिकली चल क्या रही है, देखिए कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। अगर हम इथियोपिया देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, अब ये इथियोपिया है, यहाँ पर मतलब बेसिकली अफ्रीका जो खंड है वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सूडान आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इरिट्रिया आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सोमालिया आपको देखने को मिलेगा, है ना। पायरेट्स जो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यहाँ पर केनिया आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर साउथ सूडान जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जो यहाँ पर बॉर्डर करती है, जिबूटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है रेड सी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कौन सा स्ट्रेट है, बाब एल मंडप स्ट्रेट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर है यमन, है ना, यमन मतलब यहाँ पर ये एरिया आप देखोगे ना, यमन एंड सऊदी अरेबिया कॉन्फ्लिक्ट में चलते हैं। यहाँ पर भी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो रहा है। बेसिकली ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जिसके अब रिपरकशन जो है वो हमें बाजू वाली कंट्रीज में भी जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है। और यहाँ पर हमें लेक विक्टोरिया जो है ये देखने को मिलता है, युगांडा, केनिया, तस्मेनिया। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है बेसिकली हो क्या रहा है, जब टाइग्रियन जो है मतलब यहाँ पर ये वाला रीजन जो है, इस रीजन में जो लोग रहते हैं उनमें यहाँ पर जो फोर्स है उनमें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसके वजह से जो चीज़ें हैं वो इरिट्रिया की तरफ भी जा रही है, वहाँ पर भी अब अटैक्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आप पूरा मैप देख सकते हो। अब इसमें आप देखोगे तो टोटल 10 प्रोविंसेस जो है, इथियोपिया का कॉन्सेप्ट कैसा है, 10 प्रोविंसेस हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो 10 प्रोविंसेस हैं उनकी अपनी पार्लियामेंट है, उनकी अपनी स्टैंडिंग आर्मी होती है, उसी के साथ एक ऑटोनॉमी जो है वो उनको दी हुई है बहुत सारे सेक्शन में। ठीक है, अब इसमें से आप देखोगे ये है टाइग्रे, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग इथनिसिटी के यहाँ पर इथियोपिया में लोग जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और जो इथियोपिया है ये एक पार्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर टाइग्रे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इट्रिया आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इथियोपिया, बाकी जो कंट्री है वो हमें देखने को मिल रही है। अब माइनॉरिटी टाइग्रे जो है ये गवर्न किया जाता है टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, जैसा मैंने आपको कहा था एक ऑटोनॉमी जो है वो दी जाती है ना। अब डिसप्रपोर्शनेट यहाँ पर अगर आप देखोगे फेडरल गवर्नमेंट बेस्ड जो यहाँ पर हमें कैपिटल में देखने को मिलती है, तो डिसप्रपोर्शनेट तरीके से इनका जो एक माइनॉरिटी, इसलिए तो बोला जाना है ना माइनॉरिटी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो टिग्रे गवर्नमेंट जो है मल्टीपल मिलिशिया फोर्सेस वो हमें देखने को मिलती है, पावरफुल आर्मी जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी रिप्रेसिव एंड रिग्रेसिव मानी जाती है। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं तो इथियोपिया फेडरल गवर्नमेंट और टिग्रे रीजनल फोर्सेस जो है ये एक दूसरे को यहाँ पर इलीगल जो है वो बताने की कोशिश में जुटी रहती है। अब अगर आप ये देखोगे इनके जो हेड है, इथियोपिया के जो हेड है, तो वो एक नोबेल पीस प्राइज विनर भी है, जो प्राइम मिनिस्टर है अबी अहमद। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन्होंने यहाँ पर सुलह जो है काफ़ी ज़्यादा कराने की कोशिश की। 2018 में ये पावर में आए, 2018 में क्या हुआ, ये पावर में आए। फिर पावर में आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है इसमें टिग्रे जो है उनकी लीडरशिप यहाँ पर स्वीप होती हुई हमें देखने को मिली, और तभी से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गया। कॉन्फ्लिक्ट बहुत बुरी तरीके का शुरू हो गया। अभी अगर आप देखोगे तो टिग्रियंस और इट्रिया जो है इनमें भी अब प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो लोकल इथनिक प्रॉब्लम्स है अब वो दूसरी तरफ भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर इथियोपियन और इट्रियन अगर हम देखते हैं तो वॉर जो है वो यहाँ पर हुआ था 1998 और 2000 में।
मतलब इथोपियन और इट्रियन वॉर जो है, मतलब नेबर्स, ऐसा नहीं है कि हमारे ही नेबर्स में सिर्फ झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेबर्स हैं जिसमें झगड़े जो है कंटिन्यू चलते रह रहे हैं। तो 1998-2000 में हमें इथोपियन और इट्रियन वॉर जो है वो देखने को मिला, और उसी के साथ साथ बहुत सारे जो वेटरन्स है फ्रॉम दी टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इथोपियन इट्रियन वॉर में बिटवीन 1998 एंड 2000, वो अब टिग्रे रीजनल पैरामिलिट्री फोर्सेस का पार्ट है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो रीजन है बेसिकली, ये रीजन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अपना वर्चस्व जमाने के लिए है कि हमारा वर्चस्व बड़ा है, यही जमाने के लिए अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अब इसमें सूडान जो है वो भी इंक्लूड हो गया है, इरिट्रिया जो है ये भी इंक्लूड हो गया है ना। तो धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज जो है वो भी इन्वॉल्व हो रही है। अब ट्रिग्रियन जो है ये लोकल इलेक्शंस को इलीगल बता रही है। तो ये चीज़, ये एक बड़ा प्रॉब्लम जो है, ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पर अराइज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो मैं आपको बता रहा था, तो इसमें आपको इथोपिया, सोमालिया, इट्रिया, जिबूटी ये देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नीचे दिए गए में से कौन कौन सी कंट्रीज आती है। अब जिबूटी में अगर आप देखोगे तो चाइना जो है उसका बेस, तो इस तरीके से काफ़ी जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें हैं वो चल रही है, और ये जो रीजन है मोस्टली कॉन्फ्लिक्टेड ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वो डाला जा रहा है। अब इथियोपियन सिविलियन जो है, जो यहाँ पर हमें इथियोपियन सिविलियंस देखने को मिल रहे हैं, तो ये बेसिकली एस्केप हो रहे हैं लार्ज नंबर में सूडान में, क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भैया सूडान जो है वहाँ पर जा रहे हैं कि वहाँ पर माइग्रेट होकर कि एक संतुष्टि वाली ज़िंदगी जो है वो जी जाएगी, है ना। नेबरिंग कंट्रीज़, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि नेबरिंग कंट्रीज जो है वो भी अभी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, है ना। अर्लियर दिस ईयर जो इथोपिया लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट था इजिप्ट के साथ ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड इथोपियन रेजिडेंट डैम ब्लू नाइल रिवर पर, सूडान जो है उसने खुद को इन्वॉल्व यहाँ पर पाया डिस्प्यूट में। लास्ट वीक सूडान और इजिप्ट जो है वो यहाँ पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में एंगेज हुए, है ना। तो उसी के साथ साथ अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है और चाइना है, सेवरल स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में हमें देखने को मिलता है। अब इसी वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ है, देखिए क्या होता है, एक कंट्री जो है, जब दो कंट्रीज़ के बीच में कुछ लड़ाई हो रही है तो सिर्फ दो ही कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होती है। इराक सीरिया देख लीजिए, है ना, आप जो इज़राइल है वो देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज जो है वो अपने आप इन्वॉल्व हो जाती है। आप यहाँ पर रशिया देखो तो रशिया का भी यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब जब हम बात करते हैं इंडिया की, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ठीक है आपको कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके बारे में पता रहना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट आपको नहीं पूछा जाएगा कॉन्फ्लिक्ट चल किसके बीच में रहा है, आपको पूछा जाएगा जो वो रीजन है उसके बारे में, मतलब जो इथोपिया है वो कौन सी कंट्री से बॉर्डर करता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी के साथ साथ जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ख़ासकर अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव से देखो तो जो इंडिया है उसके रिलेशंस के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो इंडिया का जो रिलेशन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ, तो इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो यहाँ पर मतलब डिसेंट टाइज जो है वो शेयर करते हैं। खासकर अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशन देखें तो ट्रेड जो है काफ़ी अच्छा चलता था। ट्रेडिंग जो है इंडियन ट्रेडर्स और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये एंशिएंट टाइम से हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं MM एकेडमी ऐप पर, आपको देखने को मिलेगा एंशिएंट टाइम से चल रहे हैं। 1940s 50s में मेनी इंडियंस जो उनको रिक्रूट किया गया था इटालियन टू वर्क ऑन द प्लांटेशन सोमालिया में, मेनली अराउंड कोरोग्ले। अदर इंडियंस जो उन्होंने अपना बिजनेस जो है सोमालिया में स्टैब्लिश किया हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 200 इंडियन फैमिलीज जो है वो सोमालिया में थी, मेनली एंगेज्ड इन क्लोथ डाइंग, ठीक है, उसमें भी हमें देखने को मिल रही थी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में अगर हम देखते हैं तो ब्रिटेन जो है उसने यहाँ पर सी ऑफ लाइन जो है कम्युनिकेशन, यहाँ पर चोक पॉइंट जो उसको कंट्रोल करना, है ना, मेजर आइलैंड जो है उनको यहाँ पर एक्सेस लेना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। इंडियन फैमिलीज जो है किस्मायो, उन्होंने यहाँ पर मतलब लीव फॉर मोगाडिशु अर्ली 1980s। इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसने मिलिट्री आइसोलेशनिज्म जो है वो यहाँ पर फॉलो किया था, जिससे कि भैया यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट जो है वो हम रख रहे हैं, हम किसी की तरफ अलाइन वलाइन नहीं है, है ना। लेकिन 1990s में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया के लिए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के रूप में यहाँ पर चेंज होने लगा, जहाँ पर हम यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक टाइज है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बनाना शुरू कर दिए।
आफ्टर 1991 बहुत सारे इंडियन जो है रीलोकेट हो गए मोम्बासा केनिया में सोमालिया से, क्योंकि पायरेट्स का ये सब का है ना इनस्टेबल, जहाँ पर भी इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है वहाँ से लोग माइग्रेट होते हैं। जैसे इथोपिया में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है तो लोग सूडान जो है वहाँ पर जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती ही है। अब जो इश्यूज़ है हॉर्न एंड इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ, तो सोमालिया पायरेट्स ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो सोमालिया कोस्ट पर हमें देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ एडन में हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी सप्लाई होता है काफ़ी डेंजर रहता है। वो जो भी चीज़ें आ रही है इंडियन ओशन में, वहाँ पर अटैक जो है वो हमें देखने को मिलता है। नंबर ऑफ अटैक्स 2008 में 111, 117 इन 2009 इस तरीके से देखने को मिलता है। बाय 2016 प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। पायरेट जो है वो इंटरनेशनल शिपिंग को कंटिन्यूसली हार्म करते रहते हैं, जिससे कि नुकसान जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है कंटिन्यूसली फेस होते रहते हैं। 2018-19 में इंडिया जो है ऑलरेडी 5 न्यू डिप्लोमेटिक मिशन जो है अफ्रीका में ओपन कर चुके हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं, रवांडा, जिबूटी, है ना, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। अब इंडिया जो है वो रिलेशनशिप जो है चाइना एंड हॉर्न के साथ कैसे अफेक्ट हो रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे जिबूटी जो है वो यहाँ पर चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक भाग जो है वो बन रहा है, मिलिट्री अलायंस बोलिए, है ना, इसके साथ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया जहाँ पर बॉर्डरिंग कंट्रीज आप बोलिए म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, अब उसमें यहाँ पर जिबूटी जो है वो भी शामिल हो गया है। आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखो ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपको देखने को मिलेगा, ये है जिबूटी, यहाँ पर आपको जिबूटी जो है वो देखने को मिलेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये इंडियन के पर्सपेक्टिव से, मतलब इंडियन ओशन यहाँ पर पूरा घिरा हुआ है ना, पूरा का पूरा। मतलब आप सोचिए, एक मैं आपको बड़े मैप में लेकर जाकर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा एक्चुअल में कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, तो ये देखिए, ये एक मिडिल ईस्ट पोर्शन जो आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए इंडिया से जैसे ही हम निकलते हैं तो यहाँ पर आपको जो ग्वादर पोर्ट है, चाबार पोर्ट है, ये देखने को मिलते हैं जहाँ ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये वाला आप रीजन देखोगे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इसके बीच में हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिलता है। अब यहाँ से बहुत सारे ऑयल के शिप्स गुजरते हैं, ऑयल के शिप जाते हैं, मतलब ये वाला रीजन जो है ये भी चाइना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अपने पोर्ट से, है ना। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो अब यहाँ पर ये जो पोर्ट है इसमें तो इंस्टेबिलिटी आ ही गई है, चाइना ने एंट्री मार ही ली है। अब दूसरा अगर हम देखते हैं, ये वाला बाब एल मंडप स्ट्रेट है। बाब एल मंडप स्ट्रेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रेड सी से सीधा कनेक्ट होता है, मेडिटेरियन सी, मतलब यूरोप से सीधा कनेक्शन हमारा देखने को मिलता है। मगर यहाँ पर भी आप देखोगे जिबूटी के पास, तो यहाँ पर भी जो मिलिट्री बेस है वो बना लिया गया है। मतलब आप खुद सोचिए कि कितने इंपॉर्टेंट जगह पर जो चाइना है वो अपनी जो बेस है वो क्रिएट कर रहा है, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा शुरू हो जाए। तो यही वो रीजन है, यहाँ पर इथोपिया आप देख सकते हो, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर साउथ सूडान है, यहाँ पर सूडान है, यहाँ पर इट्रिया है ना, यहाँ पर जिबूटी है, यहाँ पर सोमालिया हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर केनिया हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लेक विक्टोरिया हमें देखने को मिल रहा है ना। तो ये जो पोर्शन है, ये जो रीजन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सपेक्टिव से हमें जो पढ़ाई है वो करना पड़ता है, जिससे कि हमें जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से पता चल गए, उससे हमें डिप्लोमेटिक टाइज कैसे हो सकते हैं ये पता चलेगा। फर्ज कीजिए ना, आप अगर कहीं पर आप अगर फॉरेन ऑफिसर हो, ठीक है, तो मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस में आप चले गए हो, उसमें आप एक एम्बेसडर हो, तो आप कैसे अपना इस तरीके से अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, इस तरीके से अगर दूसरी जो कंट्री है वो अपना दबदबा बना रही है, तो क्या आप चीज़ें करोगे जिससे कि हमारे टाइल्स जो है वो यहाँ पर बेटर हो सके, जिससे कि हमारे रिलेशंस जो है वो बेटर हो सके। तो ऐसे पर्सपेक्टिव से, ऐसे केस स्टडीज़ के साथ आपको चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेगी, तब जाकर एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है वो आप बन सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर इथियोपिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसी के साथ साथ इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है इस रीजन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है, राइट क्लाइमेट फॉर द हैंडशेक। अब देखिए 6 ईयर्स अगो 2014 में प्रेसिडेंट ओबामा और प्रेसिडेंट जिनपिंग ने क्लाइमेट चेंज के लिए डील साइन की। अब यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, क्योंकि जो हाईएस्ट कार्बन पोल्यूटर्स है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कम पोल्यूट करेंगे, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को हम बचा सके। बिगेस्ट डैमेज जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पर क्रिएट किया, क्योंकि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज है उससे वो बाहर निकल गया।
अब यहाँ पर बिडेन जो है उसने बोला कि नहीं भैया हम यहाँ पर फिर से ज्वाइन कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर बिडेन जो है प्लान कर रहा है कि यूएस को फिर से यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट में लेकर आने का। अब इससे क्या होगा, जो बाकी कंट्रीज है उनको भी अब यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने बेसिकली जो मेजर इकोनॉमीज है उनका जो भरोसा है, उनका जो ट्रस्ट है वो यहाँ पर रिमूव कर दिया था कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम कुछ कर सकते हैं करके। अब इंडिया अगर हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यहाँ पर एक चांस है कि क्लाइमेट एक्शन जो है कि वह हम यहाँ पर काफ़ी सीरियस है क्लाइमेट एक्शंस को लेकर। क्योंकि देखिए अगर बिडेन यहाँ पर आता है तो बिडेन जो है वो यहाँ पर इंडिया पर भी दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि आप भी बहुत बड़े पोल्यूटर हो, आप भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर आप ये करो ये करो ये करो ये करो, तो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करेगा। उससे पहले ही हम यहाँ पर प्रेशर ले, उससे पहले ही अगर हम यहाँ पर हमारी जो मंशा है वो बताने की कोशिश कर दे कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए कितने ये है, क्लाइमेट एक्शन के लिए कितने ज़्यादा हम तत्पर है, ये बताने की कोशिश कर दे, तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे रेदर देन एक दबाव में रहने के। मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी गेन कर रहे हैं, क्लीन कुकिंग एनर्जी जो है वो गेन कर रहे हैं, मैसिव रिडक्शन जो है एलईडी लाइट बल्ब के कॉस्ट में, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर कुकिंग एक्शन प्लान जो है, कूलिंग एक्शन प्लान जो है वो यहाँ पर लगाया गया, 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल जो है बाय 2030, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर ह्यूज टारगेट जो है रिन्यूएबल एनर्जी का, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये अगर हम बताएं तो सीधा अपना असर जो है वो अलग पड़ेगा कि हाँ यार इसको बताने की ज़रूरत नहीं, इसको प्रेशर बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप कर रहा है ना। अगर इंडिया और यूएस जो है साथ में काम करते हैं तो वो चाइना जो है उन पर यहाँ पर दबाव जो है वो बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर डिटेल जो रोड मैप है वो बताओ कैसे आप अचीव करोगे, क्या आप अचीव करोगे, जो कंट्रीज है किस तरीके इनिशिएटिव लिया जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर। इवन यहाँ पर साइमल्टेनियसली जो किगाली एग्रीमेंट है उसको भी यहाँ पर रेटिफाई किया जा सकता है टू दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। न्यू एनर्जी जो है ग्लोबल फेज डाउन में हायर पोटेंशियल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर कर सके। दो कंट्रीज जो है यहाँ पर R&D प्रायोरिटीज़ पर रखना चाहिए। R&D जो होता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। R&D के साथ ही हम यहाँ पर बेटर टेक्नोलॉजी पर जा सकते हैं। बिना R&D के बेटर टेक्नोलॉजी अचीव नहीं हो सकती है। इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 है ना, अब यहाँ पर फोकस कर रहा है लो कार्बन टेक्नोलॉजीज पर। बिडेन को मैसिव 300 बिलियन पुश जो है क्लाइमेट रिलेटेड R&D पर देना चाहिए, जिससे क्या होगा जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास आइडियाज़ अगर आते हैं तो इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसों का शॉर्टेज ना पड़े। यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो क्रिटिकल एरियाज अगर हम देखते हैं जहाँ पर कोलैबोरेशन हो सकता है वो है ग्रीन हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, है ना। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर ग्रीनरी की तरफ बढ़े और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम रिमूव करें, जो कार्बन है उसको हम रिमूव करने की कोशिश करें, तब जाकर प्रॉपर तरीके से सिनारियो जो है वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल हमें वे टू ग्रो। देखिए वे टू ग्रो ये हमने इकोनॉमिक चीज़ में बहुत बार देखा हुआ है, लेकिन जीएस पेपर 3 पर्सपेक्टिव से आपको शॉर्ट में यहाँ पर फेजेस जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे इंडिया के अलग अलग फेजेस रहे हैं। फर्स्ट फेज अगर हम देखते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है लगभग 1950 से लेकर तो 1965 तक। इसमें अगर हम देखते हैं तो नेहरूवियन पीरियड जो इसको बोला जाता है, इसमें क्या था, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर क्या था, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। नोट्स अगर आप बना रहे हो तो आप लिखते चलिए, आपको यहाँ पर काम आएगा जो फेजेस हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या था, इसमें हम फोकस कर रहे थे प्रोटेक्शनिज्म पे। इसमें किस पर हम फोकस कर रहे थे, जो प्रोटेक्शन करना है उस पर हम यहाँ पर ज़्यादातर फोकस जो है वो कर रहे थे। क्लियरली फोकस इसी पर था। इसीलिए यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी है ये क्लोज्ड इकोनॉमी में मानी जाती थी। हमारी जो इकोनॉमी है क्लोज्ड इकोनॉमी जो है उसमें मानी जाती थी। जो जीडीपी है, जीडीपी पर पर्सन बोलिए, वो भी हमारा ज़्यादा नहीं था, है ना। तो जीडीपी जो है वो धीरे धीरे क्रिम्बल करते हुए हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हमारा फर्स्ट फेज़ हमें देखने को मिल रहा था। फिर आता है हमारा सेकेंड फेज़ अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंदिरा गांधी लेड एरा जो है, मतलब 1965 से लेकर तो 1984 तक का एरा जो है ये हमारा सेकेंड फेज़ में हम देखते हैं। इसमें बेसिकली यार अगर देखोगे तो जो पुअर मतलब जो गरीबी है उससे उनको बाहर निकालना, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना है, जीडीपी पर कैपिटा जो है, मतलब जीडीपी पर कैपिटा जो हमें देखने को मिलता है पर कैपिटा, तो इसको मतलब जो पहले हमारा चल रहा था लगभग $840 के आसपास,
ठीक है, इससे सीधा बढ़ाकर यहाँ पर $1041 के आसपास जो है वो लेकर आना। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली, है ना। उसी के साथ साथ जो इंडियंस है उनको यहाँ पर फेज मैनर में, जो गरीब इंसान है उसको यहाँ पर एक एवरेज जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करना। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ना, हमने जो 5 ईयर प्लान्स है, 5 ईयर प्लान्स का जो लेक्चर है MM Academy ऐप पर पॉलिटी का, उसमें हमने कवर किया हुआ है। बैरियर जो है वो क्रिएट करना है, क्लोज्ड इकोनॉमी जो है वही रखने की कोशिश, नेशनलाइजेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला, है ना। तो ये सेकेंड फेज की ये कुछ फीचर जो है वो हमें देखने को मिले। फिर उसके बाद हमारा थर्ड फेज जो है वो आता है। अब थर्ड फेज अगर हम देखते हैं तो 1984 से लेकर तो 1991 तक का हमें देखने को मिलता है, जब यहाँ पर राजीव गांधी गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर थोड़ा कैपिटल गुड्स जो है, कैपिटल गुड्स उसको थोड़ा लिबरलाइज जो है वो यहाँ पर किया गया। ये जो रिफॉर्म्स है इसको रिवॉर्ड किया जाता है ग्रोथ टेक ऑफ के लिए। जो ग्रोथ टेक ऑफ है उसके लिए यहाँ पर जो मतलब एक सही तरीके से देखा जाता है। इंडिया का एनुअल GDP ग्रोथ जो है वो हमें यहाँ पर 3.1% के आसपास जो है वो देखने को मिल रही थी, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे मतलब जो पहले चल रही 3.1% वो इसमें ग्रो होती हुई हमें 5.2% के आसपास जो है वो देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके से ग्रोथ जो है वो देखने को मिली, थर्ड फेज। फिर उसके बाद हमें फोर्थ फेज देखने को मिलता है। फोर्थ फेज अगर हम देखते हैं तो हमें 1991 से तो 2003-4 समझ लीजिए, 2004 जो है वहाँ तक हमें देखने को मिलता है। इसको टिपिकली देखा जाता है लिबरलाइज्ड फेज से। इसको कैसे देखा जाता है? लिबरलाइजेशन फेज से। मतलब यहाँ पर हमें LPG रिफॉर्म्स ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है हमारी इकोनॉमी जो है, जो अभी तक क्लोज्ड इकोनॉमी मानी जाती थी वो अब ओपन इकोनॉमी में चल जाती है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों ले रहा हूँ ऐसे शॉर्ट में? क्योंकि ऑलरेडी हमने जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी देखा हुआ है, ऑलरेडी हमने पॉलिटिकल लेक्चर है उसमें देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में एक रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो अब यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि पिछला वाला है तो फिर मतलब नहीं रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमें बहुत सारी इकोनॉमिक टर्म्स पता चलती है, बहुत सारी इकोनॉमिक चीज़ें पता चलती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, है ना। तो ये वाला फेज़ जो है, ये वाला फेज़ हमें देखने को मिलता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। हमारे GDP जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो होना शुरू हुई थी। हालांकि एकदम से 1991 में रिफॉर्म लाने के बाद से GDP ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन बहुत सारा टाइम के बाद अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिली। तो ये फेज़ हमें देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद फास्टर ग्रोथ जो है पोस्ट 2004 के बाद से फास्टर ग्रोथ हमें देखने को मिली, जहाँ पर एक बूम पीरियड जो है वो हमें देखने को मिला। बूम पीरियड जो है वो देखने को मिला। मतलब यहाँ पर GDP जो है वो समझ लीजिए कि 7.7% के आसपास से ग्रो जो है वो होती हुई देखने को मिल रही थी। पर कैपिटा ग्रो हो रहा था, अलग अलग कंपनियां जो है वो खड़ी हो रही थी। आप देखिए किंगफिशर, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो यहाँ पर खड़ी होती हुई हमें देखने को मिल रही थी, है ना। तो इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो बोलिए, सब कुछ यहाँ पर बूम जो है उस पर देखने को मिल रहा था। फिर 2008 का रिसेशन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, ग्लोबल रिसेशन, इतना बड़ा ग्लोबल रिसेशन। और हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो नीचे तो आई थी मगर फिर भी नेगेटिव जो है उसमें नहीं गई थी। अब उसके कई सारे फैक्टर्स है, देखिए कई सारे फैक्टर्स है, ठीक है। मतलब उस टाइम पर कैसा था, डिमांड जो है वो अच्छी खासी चल ही रही थी, डिमांड जो है इंडिया में अच्छी खासी चल रही थी। आज का टाइम अगर आप देखें तो वो जो रिसेशन था और आज का रिसेशन, इसमें फ़र्क यह है कि आज लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिमांड जो है वही नहीं बढ़ रही है, प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो रहा है ना। इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो ये हमें फेजेस जो है इंडिया के वो देखने को मिलते हैं। अब अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान के साइड से देखें, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का पर पर्सन GDP जो है 1268 जो है उसके आसपास देखने को मिल रहा था। मतलब यहाँ पर इंडिया के कंपैरेटिवली 50% ग्रेटर। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब आप यहाँ पर आपकी ग्रोथ के पीछे नहीं बल्कि आप ये जो फालतू की चीज़ें होती है उसके पीछे जाओगे तो फिर आपकी जो ग्रोथ है वो नीचे आएगी ही आएगी, है ना। तो इस तरीके से हमें जो है वो चीज़ें देखने को मिल रही थी। अब उसके बाद फिर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो है इंडिया का वो भी देखने को मिला। लेकिन फिर उसके बाद क्या, पाकिस्तान कभी फिर आगे जो है वो नहीं जा पाया। इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। क्लियर है? तो इससे पर्सपेक्टिव से ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है, इससे हमें कुछ चीज़ें जो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। फर्स्ट चीज़ क्या है, इंडिया जो है उसने नेहरू एरा अगर हम देखते हैं, ठीक है, नेहरू एरा अगर हम देखते हैं तो रीजनेबली यहाँ पर वेल किया है, रीजनेबली यहाँ पर अच्छा खासा डेवलपमेंट जो है वो किया है ना। काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है लेकिन फिर भी डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिली है।
दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो बिगेस्ट डैमेज जो इंडियन इकोनॉमी को दिया गया है, इंडियन इकोनॉमी को जो बिगेस्ट डैमेज जो यहाँ पर मिला है वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंदिरा गांधी एरा जो है, इंदिरा गांधी एरा उसमें हमें देखने को मिला है। मतलब नेगेटिव ग्रोथ जो है 2 डेकेड्स तक वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और तीसरी चीज़ जो अगर हम देखते हैं, फिर हमने राजीव गांधी फेज़ जो देखा था, राजीव गांधी फेज़ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ जो है उसमें टर्न अराउंड हमें देखने को मिला था, है ना। इसमें टर्न अराउंड, पूरी तरीके से टर्न अराउंड जो है वो देखने को मिला। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं 1991 के बाद, फिर उसके बाद से तो हमारी इकोनॉमी जो है वो फल फूल ही रही थी, पूरी तरीके से ट्रेंड जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा था। मतलब उसके पीछे के रीजंस क्या है, तो उसके पीछे के रीजंस ओपननेस, जो हमने यहाँ पर ओपननेस जो है वो प्रोवाइड की थी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है यहाँ पर प्ले करता है कि हमारी इकोनॉमी जो है यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ती गई, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से जो एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम थी वो यहाँ पर एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम देखने को नहीं मिल रही थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर अच्छी खासी हो रही थी, है ना। तो ये एक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो कुछ ऐसे डिसीजंस है जो हमने यहाँ पर सीखने चाहिए पहले इससे। कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि भैया हमने ओपननेस रखना चाहिए, हमने यहाँ पर क्लोज जो हस्तक्षेप है, यही सारी चीज़ें हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखी हुई है, यही सारी चीज़ें हमने इकोनॉमिक सर्वे से सीखी है कि ओपननेस रखो, क्लोज्ड इकोनॉमी मत जाओ, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, रिजिडिटी मत रखो, जो आर्बिट्रीनेस है वो मत लाओ, है ना। तो ये पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे FPI इनफ्लो जो है ये हाईएस्ट एवर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक FPI इनफ्लो, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो सेंसेक्स है ये ऊपर जाएगा, उसी के साथ साथ जो हमारी कंट्री है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी, है ना। ये सारे पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है कि आपको अक्सर इसके इम्प्लीकेशंस पूछे जाते हैं इकोनॉमी सेक्शन के। अब यहाँ पर आ रहा है ED के बारे में, ED टू सीक इन्फो ऑन हाउ ऑडियो क्लिप रिकॉर्डेड इन जेल। यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि जेल में रहने के बाद ऑडियो क्लिप जो है कैसे क्या रिकॉर्ड की गई, तो ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अब ED आपको पता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो ये आपकी होमवर्क है कि कई बार मैंने आपको बोला है, तो आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिखना है, कमेंट सेक्शन में ED के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में बताना है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, MM Academy ऐप से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो आप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, कंप्लीट कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, वो भी आप ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।